हेलो फ्रेंड्स, अभी हमको इस पार्ट में देखना है व्हाट इज़ मीन बाय बायोमॉलिक्यूल्स। आपके 12th स्टैंडर्ड में बायोमॉलिक्यूल्स करके एक चैप्टर दिया हुआ है जिसमें आपको स्टडी करना है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स यानी जो आकार पे बेहद बड़े होते हैं, जैसे आपको पता है प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, हार्मोन्स, कार्बोहाइड्रेट, बराबर है, या फिर आपके लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, हाँ, ये सभी एंजाइम्स, ये सभी बेटा क्या होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये बायोमॉलिक्यूल्स हमारे जो बॉडी पे वर्क कैसे करते हैं और ये हमारे लिए इतने यूज़फुल क्यों होते हैं, वो ही इस चैप्टर पे हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ मीन बाय बायोमॉलिक्यूल्स। आपको पता चल गया होगा कि इसका नाम क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स। यानी ये हमारे जीवन में जो हमारी जो जीवन सृष्टि, जो जीव सृष्टि बनी हुई है, उसके लिए बहुत ही इसेंशियल ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो बायोमॉलिक्यूल्स इज ए लाइफलेस मॉलिक्यूल। क्या होता है, लाइफलेस मॉलिक्यूल, यानी इसको कोई जीवन नहीं होता, बराबर है, लाइफलेस मॉलिक्यूल। पर जब हम ये किसी के साथ कंबाइन होते हैं इन स्पेसिफिक मैनर, तो ये क्या करते हैं, लाइफ को प्रोड्यूस करते हैं। समझे क्या? तो ओरिजिनली बायोमॉलिक्यूल्स आर लाइफलेस मॉलिक्यूल बट विच कंबाइंस in a specific manner to a certain compound, it gives or produce a life or control the biological reactions, that is nothing but the biomolecules. Is it clear? तो biomolecules are basically a macromolecule. तो ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, तो हम देखते हैं कुछ बायोमॉलिक्यूल्स जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। वो दिए हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम्स। तो बेटा बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, आपको पता है ये हमारे सभी बॉडी में रहते हैं। ये सभी हमारे बॉडी में रहते हैं, शरीर के अंदर रहते हैं, और इससे ही हमारी जो बॉडी की जो रिएक्टिविटी है यानी एक्टिविटी है वो क्या होती है, रेगुलरली सस्टेन होती है, यानी चलते रहती है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, ये तो मैक्रोमॉलिक्यूल है और यही क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स के नाम से पहचाने जाते हैं। पर इसके अलावा बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स है जो आपके शरीर में रहते हैं, जैसे वाइटामिन्स है, हार्मोन्स है। मॅडम आवाज येत आहे बॅकग्राऊंडमध्ये कोणाचा तरी, स्पीकर बंद करायला लावा त्यांना। तर बायोलॉजिकल रिएक्शंस में कुछ बायोमॉलिक्यूल्स हमारे यूज होते हैं, जैसे कि वाइटामिन्स है, मिनरल्स है, वाटर है, बराबर है। तो ये सब क्या होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। हार्मोन्स वगैरह ये सभी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये बायोमॉलिक्यूल्स हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्शंस, बायोलॉजिकल रिएक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला बायोमॉलिक्यूल्स हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट इज अवर फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल वी हैव टू स्टडी। तो ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होते क्या है बेटा, अब देखिए नाम से ही तुमको पता चल गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड, बराबर है ना, वाटर का, कार्बन और वाटर का कंपाउंड मीन्स इन अ कार्बोहाइड्रेट। पहले ऐसे बोलते थे कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन के सराउंडिंग में वाटर्स मॉलिक्यूल रहते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते थे, कार्बोहाइड्रेट। यानी जैसे कि मान लीजिए ग्लूकोज, तो इस ग्लूकोज को आप कैसे लिख सकते थे, C6 फिर H2O, कितना टाइम्स, इसको देखिए 6 टाइम्स, बराबर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कार्बन के इर्द गिर्द 6 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो शुरुआत के तौर पर जब कार्बोहाइड्रेट को हमने क्या किया था, स्टडी किया था, तो कार्बोहाइड्रेट को हम ऐसा बोलते थे कि कार्बन मॉलिक्यूल्स के या कार्बन एटम के इर्द गिर्द वाटर का रहना, दैट इज नथिंग बट दी कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन के इर्द गिर्द वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, हम उसको क्या बोलते थे, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में एग्जाम्पल अगर हमको स्टडी करना है तो ग्लूकोज, ग्लूकोज को हम इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं। अब ये जनरल फॉर्मूला है अपने कार्बोहाइड्रेट का, CHH2OY। अब इस जनरल फार्मूला में ग्लूकोज में आप देखो यहाँ पे x और y की 6 वैल्यू डाले तो आपको ग्लूकोज मिलता है। इज इट क्लियर? पर अब आप देखते हो फॉर्माल्डिहाइड HCHO, तो अभी इसमें अगर आप फॉर्माल्डिहाइड में देखते हो तो ये फॉर्माल्डिहाइड का जो फार्मूला है वो इसमें फिट बैठता है, कार्बन 1 बराबर है H2O1, पर ये हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बराबर है। तो जो पहले शुरुआत में डेफिनेशन दी गई थी व्हाट इज मीन बाय कार्बोहाइड्रेट,
तो कार्बोहाइड्रेट को उन्होंने डिफाइन किया था कि अ कंपाउंड इन विच कार्बन सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल। ये जो डेफिनेशन था वो थोड़ा अभी क्या है डिफरेंट हो गया, क्योंकि देखिए कार्बोहाइड्रेट में अगर हम फॉर्माल्डिहाइड को डाल के देखते हैं तो फॉर्माल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो इस फार्मूले में फिट बैठता है, पर फॉर्माल्डिहाइड आपको पता है अल्डिहाइड है, वो कार्बोहाइड्रेट है क्या? नहीं। तो इसीलिए फॉर्माल्डिहाइड इज नॉट अवर कार्बोहाइड्रेट, बराबर है। तो वो एक्सेप्शनल हो जाएगा, जो इस फार्मूला में बैठता तो है पर वो हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। वैसे ही एसिटिक एसिड देखो बेटा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। अब इसमें देखिए 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, ये भी इस फॉर्मूले में बैठते हैं C2H2O 2 टाइम्स, तो ये एसिडिक एसिड का हो जाएगा। तो ये बिल्कुल इस फार्मूला को होल्ड करता है, पर आपको पता है एसिटिक एसिड इज नॉट अवर कार्बोहाइड्रेट बिकॉज इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फॉर्माल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स एसिटिक एसिड, ये भले ही इस फार्मूला में फिट बैठते हैं फिर भी वो हमारे कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि आपको पता है कि भले ही ये उस फार्मूला में फिट बैठ रहे पर इसमें हम देखते नहीं है कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल उसके सराउंड में होते हैं करके। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट की जो पहले शुरुआती तौर पर डेफिनेशन दिया गया था कि वाटर मॉलिक्यूल के सराउंड इसमें कार्बन के सराउंडिंग में जो वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं हम उसको कंपाउंड को क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। तो वो डेफिनेशन यहाँ पे क्या हो गया? खारिज हो गया। तो सबसे पहले आप देखते हो कि एक्सेप्शनल केस फॉर कार्बोहाइड्रेट तो फॉर्माल्डिहाइड था और कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज नथिंग बट एसिटिक एसिड, ये आपका एक्सेप्शनल था। वो इस फार्मूला में बैठते हुए भी, कार्बोहाइड्रेट के जनरल फार्मूला में बैठते हुए भी वो हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं था। उसी प्रकार से एक और मॉलिक्यूल्स है रायमनोज, रायमनोज जिसका फार्मूला है C6H12O5। अब देखिए जो रायमनोज है RHA, रायमनोज MNOSE, रैमनोज नाम का जो कंपाउंड होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O5। अब देखिए इस फार्मूला को अगर आप इस जनरल फार्मूला में पुटअप करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये फार्मूला को फिट बैठता नहीं है, बराबर है। तो ये जो रैमनोज है ये भले ही उस फार्मूला को फॉलो नहीं कर रहा है कार्बोहाइड्रेट के, पर जब हमने इसकी स्टडी किया तो हमको पता चला कि ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इज इट क्लियर? तो रैमनोज ये भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक एक्सेप्शनली क्या है? एग्जाम्पल है, जो आपको उस जनरल फार्मूला में तो फिट नहीं बैठ रहा है कार्बोहाइड्रेट के, फिर भी आपको क्या कर रहा है? वो आपको वो कार्बोहाइड्रेट के तौर पर यूज हो रहा है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे एक्सेप्शनल में आपने फॉर्माल्डिहाइड देखा, एसिटिक एसिड देखा और रैमनोज देखा। उसमें फॉर्माल्डिहाइड और एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट के जनरल फार्मूला में फिट बैठ रहा था, पर रैमनोज जनरल फार्मूला में फिट नहीं बैठता है, ये हमने देखा। तो कार्बोहाइड्रेट के जो बेसिक एग्जाम्पल है वो है ग्लूकोज, बराबर है, या फिर आप देख सकते हो ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको हमको अगर डिफाइन करना है मॉडर्न तरीके से तो हम व्हाट इज मीन बाय कार्बोहाइड्रेट अगर किसी ने हमको पूछा तो आप क्या बोलोगे? कार्बोहाइड्रेट इज डिफाइंड एज अ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन which hydrolyze to give polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy ketone, that is nothing but the carbohydrate। तो कैसे डिफाइन करेंगे कार्बोहाइड्रेट को? तो कार्बोहाइड्रेट is defined as an optically active polyhydroxyaldehydes or polyhydroxy ketones which hydrolyzed to produce polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy ketone। Is it clear? So that is nothing but the aldehyde। Is it clear? तो ये कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन आ जाएंगी।
carbohydrate is defined as an optically active polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy ketone which hydrolyze to produce polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy ketone. So this is nothing but the carbohydrate. अब देखिए बेटा यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के द्वारा बराबर है आपको क्या मिल रहा है, पॉलीहाइड्रोक्सीअल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिल रहा है। यानी ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सीअल्डिहाइड को आपने अगर हाइड्रोलाइज किया तो आपको पॉलीहाइड्रोक्सीअल्डिहाइड मिल रहा है, या फिर आपने ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को हाइड्रोलाइज किया तो आपको पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिल रहा है। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोलिसिस carbohydrate are classified into two types, that is nothing but the number one simple carbohydrate and complex carbohydrate. Is it clear? तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड यानी एक ग्लूकोज का यूनिट C6H12O6 दैट इज नथिंग बट दी मोनोसैकराइड। तो मोनोसैकराइड का मतलब होता है सिंपल शुगर, बराबर है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट दैट इज नथिंग बट दी मोनोसैकराइड एंड विच इज ऑल्सो नोन एज द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बराबर है। यानी आप जब किसी कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करोगे तो सबसे लास्ट में जो यूनिट मिलेगा दैट इज नथिंग बट दी बेसिक यूनिट, दैट इज नथिंग बट दी मोनोसैकराइड, इज नथिंग बट दी सिंपल कार्बोहाइड्रेट रहेगा। तो आपको पता है बेटा नेचर में जो नेचुरली ऑकरिंग मोनोसैकराइड्स होते हैं वो लगभग 20 मोनोसैकराइड है जो नेचर में हमको नेचुरली ऑकरिंग के तौर पर मिलते हैं, दैट इज नथिंग बट दी 20 मोनोसैकराइड्स ऑकर्स इन अ नेचर। तो मोनोसैकराइड को दैट इज नथिंग बट दी सिंपल शुगर को हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं, उनको हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं दो इसमें। एक होता है अल्डोजेस। क्या होता है बेटा, अल्डोजेस। अल्डोजेस में क्या होता है, अल्डेहाइडिक ग्रुप होता है टॉप पे, तो अल्डोजेस। और एक होता है कीटोजेस, कीटोजेस जिसमें कीटोनिक ग्रुप होता है। देखिए दोनों का नाम से आपको समझ में आ रहा है, अल्डोजेस यानी जिसमें अल्डेहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो आपका टॉप पे कार्बन होता है उस पर अल्डेहाइडिक ग्रुप होता है प्रेजेंट, और जो कीटोजेस है वो जो आपका टॉप का जो कार्बन होता है वो आपका कीटोनिक ग्रुप प्रोड्यूस करता है, तो उसको बोलते हैं कीटोजेस। तो अल्डोजेस और कीटोजेस बोथ आर नथिंग बट दी सिंपल कार्बोहाइड्रेट। इज इट क्लियर? बोथ आर नथिंग बट दी सिंपल कार्बोहाइड्रेट विच इज मोनोसैकराइड्स, बराबर है। ये सब मोनोसैकराइड्स है। तो अल्डोजेस में हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले अल्डोजेस को हम क्या करते हैं, अल्डोट्रायोज, अल्डोटेट्रोज, अल्डोपेंटोज एंड अल्डोहेक्सोज के आधार पर क्या करते हैं बेटा, क्लासीफाई करते हैं। तो अल्डोजेस आर फर्दर क्लासिफाइड एज अल्डोटेट्रोज, अल्डोट्रायोज, अल्डोपेंटोज, अल्डोहेक्सोज। सो अल्डोट्रायोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है आपको नाम से ही समझ गया होगा, ट्रायोज का मतलब होता है 3, तो C3H6O3, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट दी अल्डोट्रायोज, C3H6। अगर आपको नहीं समझ रहे तो देखिए C3H6O3 दैट इज नथिंग बट दी अल्डोट्रायोज। ट्रायोज का मतलब होता है 3, तो दिस इज नथिंग बट दी अल्डोट्रायोज। उसके बाद हम देखेंगे अल्डोटेट्रोज। तो अल्डोटेट्रोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C4H8O4। इज इट क्लियर? तो C4H8O4 दैट इज नथिंग बट दी अल्डोटेट्रोज। अल्डोपेंटोज का क्या हो जाएगा, C5H10O5, C5H10O5। और अल्डोहेक्सोज का क्या हो जाएगा बेटा, C6H12O6, अल्डोहेक्सोज। तो आपका अल्डोहेक्सोज आपका ग्लूकोज होता है, बराबर है। और ग्लूकोज आपका क्या है, सिंपल शुगर दैट इज नथिंग बट दी मोनोसैकराइड। तो ये सब आपके अल्डो क्या है, अल्डोजेस के क्या है टाइप्स है, अल्डोट्रायोज, अल्डोटेट्रोज, अल्डोपेंटोज एंड अल्डोहेक्सोज। तो अल्डोट्रायोज का बेस्ट एग्जांपल अगर आपको किसी ने पूछा तो आपको मैं बता दूं, उसका हो जाएगा डेक्स्ट्रो प्लस क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड। डेक्स्ट्रो प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड इज द एग्जाम्पल ऑफ अल्डोट्रायोज। इज इट क्लियर? उसके बाद अल्डोटेट्रोज का जो एग्जाम्पल है वो अल्डोटेट्रोज का जब आप एग्जाम्पल लिखोगे तो उसका एग्जाम्पल आएगा डेक्स्ट्रो निगेटिव इरिथ्रोज। अब ये निगेटिव क्यों लिया है बेटा,
अगर हम डी के साथ माइनस लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लियो। क्या बोलते हैं, लियो। तो ये लियो रोटेटरी होता है, निगेटिव डायरेक्शन में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होने के कारण ये लाइट को निगेटिव डायरेक्शन में मुड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो निगेटिव इरिथ्रोज। तो अल्डोटेट्रोज इज नथिंग बट दी डेक्स्ट्रो निगेटिव इरिथ्रोज। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अल्डोटेट्रोज इज नथिंग बट दी डेक्स्ट्रो निगेटिव इरिथ्रोज। उसके बाद है अल्डोपेंटोज। अल्डोपेंटोज का बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया है डेक्स्ट्रो निगेटिव राइबोज। क्या दिया है, डेक्स्ट्रो निगेटिव राइबोज। और उसके बाद अल्डोहेक्सोज का जो एग्जांपल आपको दिया है वो है आपका ग्लूकोज, दैट इज नथिंग बट दी डेक्स्ट्रो पॉजिटिव ग्लूकोज। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपका अल्डोजेस क्या होता है, खत्म होता है। उसके बाद हम देखेंगे कीटोजेस। ये दोनों क्या है बेटा, अल्डोजेस एंड कीटोजेस आर मोनोसैकेराइड, दैट इज नथिंग बट सिंपल शुगर। तो अभी देखते हैं कीटोजेस। कीटोजेस में भी वही होता है, कीटोट्रायोज, कीटोटेट्रोज, कीटोपेंटोज एंड कीटोहेक्सोस। कीटोहेक्सोस, कीटोट्रायोज, कीटोटेट्रोज बिल्कुल आपके अल्डोजेस और कीटोजेस का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम ही होता है। जैसे देखिए, अगर आप अल्डोजेस की बात कर रहे हो तो अल्डोट्रायोज का फार्मूला क्या था, C3H6O3। तो ये अल्डोट्रायोज का था, तो कीटोट्रायोज का भी यही फार्मूला रहेगा। तो ये अल्डोट्रायोज का भी फार्मूला है, अल्डोट्रायोज, और यही फार्मूला कीटोट्रायोज का भी रहेगा। बस आपको याद रखना है कि अल्डोट्रायोज में अल्डेहाइडिक ग्रुप रहेगा और कीटोट्रायोज में कीटोनिक ग्रुप रहेगा। समझ रहे हो क्या? तो इस प्रकार से आपको बस फर्क रखना है, बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों इसका सेम ही रहेगा। तो अल्डोट्रायोज और अल्डोकीटोज का फार्मूला सेम रहेगा, अल्डोटेट्रोज और कीटोटेट्रोज का फार्मूला सेम रहेगा, अल्डोपेंटोज और कीटोपेंटोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। वैसे ही अल्डोहेक्सोस और कीटोहेक्सोस का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। इज इट क्लियर? तो हम देखते हैं पहले एग्जांपल कीटोजेस में कीटोट्रायोस का एग्जांपल कौन सा है। तो उसमें हम कीटोट्रायोस का एग्जांपल लेते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या लेते हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, दैट इज नथिंग बट कीटोट्रायोस। नेक्स्ट है कीटोटेट्रोस का एग्जांपल। कीटोटेट्रोस का एग्जांपल लेते हैं हम डेक्स्ट्रो इरिथ्रोलोज। इरिथ्रोलोज मीन्स डेक्स्ट्रो इरिथ्रोलोज, ठीक है। उसके बाद है कीटोपेंटोस का एग्जांपल है डेक्स्ट्रो राइबुलोज, डेक्स्ट्रो राइबुलोज, ठीक है। और उसके बाद है कीटोहेक्सोस, दैट इज नथिंग बट डेक्स्ट्रो निगेटिव फ्रुक्टोज, डेक्स्ट्रो निगेटिव फ्रुक्टोज। आपको पता है तो कीटोहेक्सोस का एग्जांपल क्या रहेगा, डेक्स्ट्रो निगेटिव फ्रुक्टोज। तो यहाँ पे आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है वो खत्म होता है, जिसमें हमने पढ़ा अल्डोकीटोज, अल्डोजेस और कीटोजेस। इज इट क्लियर? तो ऐसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट कितने हैं नेचर में, 20। तो दैट नथिंग बट दी 20 मोनोसैकेराइड्स ऑकर्ड इन नेचर एंड विच आर फर्दर क्लासिफाइड एज अल्डोजेस एंड कीटोजेस। तो हमने उसमें अल्डोजेस में अल्डोट्रायोज, अल्डोटेट्रोज, अल्डोपेंटोज एंड अल्डोहेक्सोस, उसी प्रकार से कीटोजेस में कीटोट्रायोज, कीटोटेट्रोज, कीटोपेंटोज एंड कीटोहेक्सोस देखा, ठीक है। और उनके एग्जाम्पल भी देखा। अब हम देखते हैं जैसे कि ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, जिस प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस आप उसको क्लासीफाई किए थे, तो उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि पहला क्लासिफिकेशन आपका क्या था, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आपको मोनोसैकेराइड ये बेसिक यूनिट मिलता था हाइड्रोलिसिस के बाद, पर जब आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करोगे तो आपको दो टाइप के शुगर मिल सकते हैं, एक है ऑलिगोसैकेराइड्स और एक है पॉलीसैकेराइड। यानी जैसे ही आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करोगे, आपको अगर 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड के यूनिट्स मिलते हैं। यानी किसी शुगर को हाइड्रोलाइज करने के बाद हमको 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड के बेसिक यूनिट्स मिलते हैं, तो हम ऐसे शुगर को या ऐसे कार्बोहाइड्रेट को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का ऑलिगोसैकेराइड टाइप बोलते हैं। ऑलिगोसैकेराइड में 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड आपको मिलते हैं। तो ऑन हाइड्रोलिसिस दे यील्ड 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स। तो ऑलिगोसैकेराइड इज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस 2 to 10 मोनोसैकेराइड। इज इट क्लियर? आपको समझा, ऑलिगोसैकेराइड ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है
जिसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमको 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड मिलते हैं। दैट इज नथिंग बट दी ऑलिगोसैकेराइड। इज इट क्लियर? तो ऑलिगोसैकेराइड when on hydrolysis produce 2 to 10 क्या मोनोसैकेराइड्स। आई बात ध्यान में। और ऑलिगोसैकेराइड क्या है आपका बेटा? कॉम्प्लेक्स, क्या है? कॉम्प्लेक्स शुगर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो दिस इज नथिंग बट दी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या देखा? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में हमने देखा कि ऑलिगोसैकेराइड उसका एक पहला टाइप है ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड इज नथिंग बट दी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट which on hydrolysis produce 2 to 10 monosaccharides unit. Is it nothing but the oligosaccharide? Is it clear? तो ऑलिगोसैकेराइड हमको क्या मिलता है? ऑलिगोसैकेराइड एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमको 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड मिलते हैं। तो ये ऑलिगोसैकेराइड के एग्जाम्पल क्या है? तो ऑलिगोसैकेराइड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ऑलिगोसैकेराइड को हम 3 प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 डाइसैकेराइड्स। नंबर 1 डाइसैकेराइड। डाई का मतलब आपको समझ गया होगा, जिसमें 2 मोनोसैकेराइड कंबाइन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डाइसैकेराइड। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? C12H22O11। क्या हो जाएगा? C12H22O11 दैट इज नथिंग बट दी डाइसैकेराइड्स। डाई का मतलब होता है 2 सैकेराइड ग्रुप मोनोसैकेराइड फ्यूज होके बनेगा आपका डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू और डाइसैकेराइड हैविंग 3 एग्जांपल दैट इज नथिंग बट दी सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ये सभी डाइसैकेराइड्स है। अगर आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करोगे बेटा, अगर आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड मिलेगा। एक मिलेगा ग्लूकोज और एक मिलेगा फ्रुक्टोज। दोनों का फार्मूला वही है C6H12O6। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये दोनों मोनोसैकेराइड होते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। पर सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा। ये सुक्रोज क्या है बेटा? आपका डाइसैकेराइड है, आपको याद रखना है। So sucrose is an example of disaccharide which on hydrolyze or hydrolysis gives 2 types of monosaccharide. Number 1 glucose and fructose. Is it clear? समझ रहे हो? तो इस प्रकार से आप डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको, यानी सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको 2 मोनोसैकेराइड मिलेंगे। इज इट क्लियर? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल है डाइसैकेराइड का माल्टोज। अगर आप माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको ग्लूकोज तो मिलेगा ही मिलेगा, पर साथ में अनदर मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिलेगा, यानी यहाँ पे 2 मोनोसैकेराइड मिलेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। इज इट क्लियर? अगर आप लैक्टोज, ये डाइसैकेराइड लेते हो, लैक्टोज जो आपके मिल्क में रहता है, ये अगर आप लैक्टोज आप लेते हो डाइसैकेराइड के तौर पर और आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको ग्लूकोज पर प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज मिलेगा। इज इट क्लियर? तो दैट इज नथिंग बट दी लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड विच आर फर्दर नोन एज ऑलिगोसैकेराइड एंड ऑलिगोसैकेराइड इज नथिंग बट दी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इज इट क्लियर? तो लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज ये सब बेसिकली आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और ये आते हैं किस क्लास में? डाइसैकेराइड के क्लास में आते हैं। और डाइसैकेराइड आपका क्या है बेटा? ऑलिगोसैकेराइड। इज इट क्लियर? फिर नेक्स्ट ऑलिगोसैकेराइड है ट्राइसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड है, ट्राइसैकेराइड भी हो सकते हैं, बराबर है। तो ये ट्राइसैकेराइड आपके ऑलिगोसैकेराइड होते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C18H32O16। क्या होता है? C18H32O16। ये क्या होता है? ट्राइसैकेराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रैफिनोज। क्या है? रैफिनोज। और रैफिनोज को आप अगर हाइड्रोलाइज करते हो तो आपको 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड मिलते हैं। पहला मिलता है ग्लूकोज, दूसरा मिलता है फ्रुक्टोज और तीसरा मिलता है गैलेक्टोज। इज नथिंग बट दी गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज ये 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जब आप रैफिनोज को क्या करते हो बेटा? हाइड्रोलाइज करते हो। ये सब आपके कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ट्राइसैकेराइड का आप एग्जाम्पल लेते हो रैफिनोज, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C18H32O16। आप अगर इसको हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या मिलते हैं? सैकेराइड, मोनोसैकेराइड मिलते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। ऑल आर मोनोसैकेराइड। इज इट क्लियर? उसके बाद
नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ऑलिगोसैकेराइड देखते हैं, दैट इज नथिंग बट दी टेट्रासैकेराइड्स। टेट्रासैकेराइड यानी यहाँ पे 4 आपको मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। तो टेट्रासैकेराइड का फार्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C24H42, C24H42O21, ये आपको क्या मिले हैं, ट्राइसैकेराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला मिला है। और ये ट्राइसैकेराइड का हम बेस्ट एग्जांपल लेते हैं स्टाइकोज। और स्टाइकोज को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमको 4 मोनोसैकेराइड मिलते हैं। सबसे पहला ग्लूकोज, बाद में फ्रुक्टोज, फिर गैलेक्टोज, फिर और गैलेक्टोज। समझे क्या? तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि टेट्रासैकेराइड दैट इज नथिंग बट दी स्टाइकोज ऑन हाइड्रोलाइज गिव 4 मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज। इज इट क्लियर दैट ऑल आर ऑलिगोसैकेराइड? तो सुक्रोज, माल्टोज, बराबर है, लैक्टोज, रैफिनोज या स्टाइकोज, ऑल आर ऑलिगोसैकेराइड्स। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ऑलिगोसैकेराइड ये आपका पार्ट खत्म होता है। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। फिर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को फिर से दूसरे हिस्से में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, दैट इज नथिंग बट दी पॉलीसैकेराइड्स। क्या होते हैं बेटा? पॉलीसैकेराइड। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर फर्दर क्लासिफाइड एज अ पॉलीसैकेराइड। हमने पहला टाइप तो देखा क्लासिफिकेशन का ऑलिगोसैकेराइड, और अभी हम देख रहे हैं पॉलीसैकेराइड। तो ये पॉलीसैकेराइड का आपको मतलब समझ गया होगा कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसको हम हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमको नंबर ऑफ वे यानी बहुत ही प्रकार के क्या मिलते हैं, मोनोसैकेराइड मिलते हैं, नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड ये बेसिकली आपके बायोपॉलीमर्स होते हैं, नेचुरली ऑकरिंग बायोपॉलीमर्स होते हैं। और उसको एग्जांपल हम लेंगे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, गम्स। पता है बेटा आपको ग्लाइकोजेन ये आपके बॉडी में कब बनता है? जब किसी प्राणी की डेथ हो जाती है तो उसके बॉडी में ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लाइकोजेन में होता है। आप मार्केट से जब मटन लाते हो तो उसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होकर ग्लाइकोजेन बनता है, बराबर है। तो इस प्रकार से ग्लूकोज से हमको ग्लाइकोजेन मिलता है। तो ये स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, गम्स ये सब रिजर्व फूड होते हैं एनिमल्स और प्लांट के, बराबर है। तो ये दीज आर नेचुरली बायोपॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड इज नथिंग बट दी नेचुरल बायोपॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड इज नथिंग बट दी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इज इट क्लियर? तो पॉलीसैकेराइड को हम बेटा आपको इतना ध्यान में रखना है कि स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, गम्स ये सब पॉलीसैकेराइड होते हैं और ये नेचुरली ऑकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दैट इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। उसके बाद बेटा हम देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको हम अकॉर्डिंग टू द सॉल्युबिलिटी यानी पानी में वो सॉल्युबल है या नहीं है उसके आधार पर भी हम क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं। और according to the solubility, on the basis of solubility, the carbohydrate are classified into sugar as well as non-sugar type। समझे क्या? तो according to the solubility of carbohydrate in a water, they are classified into 2 types, sugar and non-sugar। तो sugar में किस कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर बोलेंगे और किस कार्बोहाइड्रेट को हम नॉन शुगर बोलेंगे वो हम पहले देखते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं और जो क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, जिनकी टेस्ट स्वीट टेस्ट होती है, ऐसे सॉल्युबल को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं बेटा, हम शुगर बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो शुगर की जो टेस्ट होती है वो मीठी होती है, बराबर है, वो क्रिस्टलाइन नेचर का होता है और वो फॉर एग्जाम्पल मोनोसैकेराइड या ऑलिगोसैकेराइड ये सभी आपके क्या है, शुगर है। मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड यानी 2 से लेके 10 तक यानी 1 से लेके 10 तक कार्बन जिसमें प्रेजेंट होते हैं वो ऑल आर शुगर। इज इट क्लियर? तो वो पानी में सॉल्युबल होते हैं और उनकी टेस्ट कैसी होती है, स्वीट, और वो क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। जो नॉन शुगर होते हैं वो अमॉर्फस नेचर के यानी पाउडर फॉर्म में होते हैं, अमॉर्फस नेचर के होते हैं, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, वो इनसॉल्युबल होते हैं और उनकी कोई टेस्ट भी नहीं होती, वो टेस्ट लेस होते हैं, बराबर है। फॉर एग्जांपल पॉलीसैकेराइड यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन की संख्या 11 या 11 से ज़्यादा है तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, नॉन शुगर। ठीक है, दैट इज नथिंग बट दी पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब बेटा ये रिड्यूसिंग शुगर क्या है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है ये देखेंगे। तो पॉलीसैकेराइड तो आपके दोनों रहेंगे, बराबर है, जिसमें अल्डेहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप दोनों रहेगा। अगर ऐसे पॉलीसैकेराइड
जो टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट से क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, तो हम उस शुगर को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। मीन्स रिड्यूसिंग शुगर इज रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेंस रिएजेंट। बट जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो दे डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेंस रिएजेंट, बराबर है। तो इस तरीके से हम पॉलीसैकेराइड को दो हिस्सों में क्लासिफाई करेंगे, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर में हम एग्जांपल देखते हैं, ऑल मोनोसैकेराइड as well as disaccharide in which aldehyde and ketonic group are free, all are reducing sugar। यानी जितने भी मोनोसैकेराइड है वो तो रिड्यूसिंग शुगर ही है, परंतु डाइसैकेराइड भी ऐसे जिनमें